हमारी सीरीज की शुरुआत एक ऐसे कमरे से होती है जो छोटे छोटे रोबोट से भरा हुआ है। ये सारे रोबोट हमारे हीरो हॉय सू ने बनाए हैं, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। वो अपनी स्कूटी से यूनिवर्सिटी जाता है, जहां एक वॉलंटियर एग्जीबिशन हो रहा होता है ताकि हर कोई अपनी प्रतिभा दिखा सके। वो और उसके दोस्त वहां एक साइकिल रिपेयर का स्टॉल खोलते हैं, जबकि असल में वे रोबोट बनाने में ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो अपने टेंट में जाता है और देखता है कि उसके दोस्त बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि बैठकर एक वर्चुअल रोबोट गेम खेल रहे हैं। वो भी उनके साथ गेम खेलने लगता है और वे इतने ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं कि एक लड़की जो अपनी साइकिल ठीक करवाने आई थी तेज़ आवाज़ से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी समय हमें हाजिन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई होती है। उसके पैरों में डिसेबिलिटी है और वो व्हीलचेयर की मदद से चलती है। वो शूटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है और जब वो परफॉर्म करती है तो सब लोग उसका शुक्रिया करते हैं और उसकी बेहतरीन शूटिंग स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसका एक दूसरे कंटेस्टेंट से इनाम को लेकर झगड़ा हो जाता है, जो एक बड़ा सा टेडी बियर होता है। वो उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और इसी दौरान वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हो अभी भी गेम खेल रहा होता है और उसमें इतना डूबा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि हाजिन अपनी व्हीलचेयर पर बैठी इनाम ले रही होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। गलती से वो हॉय सू के टेंट में घुस जाती है और फिर से ज़मीन पर गिर जाती है। हॉय सू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ। वो उसकी व्हीलचेयर के पास जाता है, उसे बहुत इंप्रेसिव पाता है और समझ जाता है कि उसके कंट्रोल में दिक्कत है। वो उसे ठीक करने की पेशकश करता है और वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसे ठीक कर देता है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने इसे इतनी आसानी से कैसे ठीक कर लिया, और वो उसे बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो मुस्कुराती है और वो उसे बताता है कि ये एग्जीबिशन का हिस्सा होने की वजह से ये फ्री स्टॉल है, लेकिन फिर भी वो उसका धन्यवाद करना चाहती है। वो बार बार उसे बाहर चलने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट को जानता है। वो उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जिसे वो जानता है, लेकिन जब वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन्हें उसे चढ़ना होगा तो वो चौंक जाती है। वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलने का सुझाव देती है, लेकिन वो कहता है कि इस जगह का खाना बहुत अच्छा है और वो हमेशा यहीं खाता है। वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसकी व्हीलचेयर नीचे छोड़कर अंदर ले जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक और उसकी बेटी उनका स्वागत करते हैं और मालिक हॉय सू से पूछता है कि क्या वो अपना रेगुलर ऑर्डर करेगा। हॉय सू कहता है कि वो अपना रोज़ वाला ऑर्डर ही लेगा, लेकिन क्योंकि हाजिन पहली बार आई है इसलिए उसे पहले मेन्यू देखना होगा। हालांकि हाजिन वही खाना ऑर्डर करती है जो उसने किया होता है। उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे बताती है कि वो खुश है कि वो उसे इस रेस्टोरेंट में लेकर आया। खाना खाने के बाद जब वे बाहर जाने के लिए उठते हैं तो हॉय सू भूल जाता है कि उसे उठाना है। वो बस अपना बैग अपनी पीठ पर टांग लेता है। तब वो उसे याद दिलाती है। वो माफ़ी मांगता है, बैग को ठीक से संभालता है और देखता है कि उसके जूते का फीता खुला हुआ है। वो नीचे बैठकर उसका फीता बांधता है और फिर उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। जब वे नीचे पहुंचते हैं तो वे देखकर चौंक जाते हैं कि उसकी व्हीलचेयर गायब है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसकी बहन कार से आती है ताकि उसे घर ले जा सके। हॉय उसे अपनी यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड देता है और कहता है कि जो हुआ उसके लिए वो उसे मुआवजा देगा। वो अपनी बहन के साथ कार में बैठ जाती है और उसके साथ बिताए दिन को याद करके खुश होती है। हॉय सू वापस टेंट में लौटता है और वहाँ अपने दोस्तों को पाता है। वो परेशान लगता है और उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। तभी हाना नाम की एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है और यांग को ढूंढती है, जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड मानती है। यांग उससे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे देख लेती है। वो उससे पूछता है कि उसने उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों चुना, जबकि वो खुद इतनी खूबसूरत है। वो उससे बताती है कि वो खूबसूरत है, लेकिन वो स्मार्ट है और वो चाहती है कि उनका बच्चा भी उसकी तरह स्मार्ट हो। वो उसे बाहर खींचकर ले जाती है और वो उसके साथ चला जाता है। हॉय सू लैपटॉप के सामने बैठा उसी तरह की व्हीलचेयर ढूंढ रहा होता है और पता चलता है कि वो बहुत महंगी है। उसका दोस्त जेन उसे बताता है कि खरीदने के बजाय वो खुद एक बना सकता है। हॉय सू जल्दी से अपना सामान समेटता है और अपने पिता की वर्कशॉप में चला जाता है। वो अपने पिता से वर्कशॉप इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है, अंदर जाता है और व्हीलचेयर डिज़ाइन करना शुरू कर देता है। उधर हाजिन अपनी बहन के साथ घर जाती है। उसके पिता उसकी लापरवाही पर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसे हॉय सू का नाम लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए था, सिर्फ उसकी आईडी कार्ड नहीं लेनी चाहिए थी। वो उन्हें बताती है कि हॉय सू ने जो हुआ उसके लिए मुआवजा देने का वादा किया है, और उसके पिता चुपचाप सुनते रहते हैं। वो उसकी बहन से बात करते हैं और उसे पुलिस के पास ना ले जाने के लिए दोष देते हैं। हाजिन कहती है कि वो अपने पर्सनल मामलों को खुद संभालेगी, और यहाँ साफ हो जाता है कि उसके और उसके पिता के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि हॉय सू एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जिसके पीछे उसका टेडी बेयर बंधा हुआ है। वो शूटिंग हॉल जाता है जहां हाजिन ट्रेनिंग करती है। जब कोच उसे देखता है तो व्हीलचेयर की वजह से वो समझ लेता है कि हॉय सू को डिसेबिलिटी है, और वो उसे शूटिंग स्पोर्ट के बारे में समझाने लगता है, ये कहते हुए कि ये उसके लिए सही हो सकता है। हॉय सू हाजिन के बारे में पूछता है तो कोच उसे उसकी तरफ इशारा करता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और दोनों तय करते हैं कि वो पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगी और फिर उससे बात करेगी।
वो ट्रेनिंग खत्म करती है और वो उसे तारीफ भरी नज़रों से देखता रहता है। उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं जो सभी डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं और वे उससे मिलते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि वो व्हील चेयर पर क्यों बैठा है। वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर खड़ा होता है और उसे बताता है कि व्हील चेयर बहुत महंगी होती हैं, इसलिए उसने अपने पास मौजूद सामान से उसके लिए एक बना दी। वो उसे ट्राई करती है और उसे और उसके दोस्तों को वो बहुत पसंद आती है। वे सब मिलकर रात में बाहर जाने का फैसला करते हैं। होइसू को शराब पीना पसंद नहीं है क्योंकि उससे वो थक जाता है, लेकिन फिर भी वे उसे मनाते हैं। वे सब मजाक करते हैं, हंसते हैं और जब सब खत्म होता है तो वे होइसू को घर छोड़ने जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह होश में नहीं रहता। जब उसका परिवार उसे देखता है तो वे हैरान हो जाते हैं। उसकी माँ हाजिन को अंदर ले जाती है, उसे नूडल्स खाने के लिए कहती है और बताती है कि वो खुश है कि उसका बेटा उनके साथ शराब पीकर बाहर गया और लोगों के साथ समय बिताया क्योंकि वो ज़्यादा सोशल नहीं है। वो हाजिन से ये भी कहती है कि वो उसे आगे भी उनके साथ बाहर ले जाया करे। हाजिन उसका धन्यवाद करती है लेकिन माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसके पिता उसे कॉल कर रहे हैं। अगले दिन यांग आता है और बताता है कि आज एयरगन प्रतियोगिता है और उन्हें पिछले साल की हार की भरपाई करने के लिए जीतना ही होगा। वे सब वहां जाते हैं और टीम में मेंबर कम होने की वजह से हाना और होजिन को भी साथ ले जाते हैं। वे खेलना शुरू करते हैं लेकिन पहले राउंड में हार जाते हैं। ब्रेक के दौरान वे एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। हाजिन इस बात को गंभीरता से लेती है और कहती है कि वो उन्हें जिताने में मदद करेगी। वे दूसरा राउंड खेलते हैं और वो अपनी शूटिंग स्किल का इस्तेमाल करती है और उसी की वजह से वे जीत जाते हैं। इसके बाद हो उन्हें गाड़ी से बाहर ले जाता है और वे सब साथ बैठकर तारों को देखते हैं। वो उसे धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी हालत वाले लोगों के लिए ऐसी जगह पर आना मुश्किल होता है, लेकिन शूटिंग में वो अपने तीरों को हवा में आज़ादी से चला सकती है और यही बात उसे खुश करती है। वो उसे हौसला देता है कि वो वही करती रहे जो उसे पसंद है, खासकर जब नेशनल कॉम्पिटिशन पास आ रहा है। वो उससे पूछती है कि उसे रोबोट से इतना प्यार क्यों है और वो उसे बताता है कि क्योंकि वे इंसानों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। वो मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि रोबोट इंसानों के साथ काम करते हैं और शांति बनाए रखते हैं। वो उसे बताता है कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं कर सकते और रोबोट कर सकते हैं। वो उसे बताती है कि उसके लिए उसे रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान की मदद चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि वे सब साथ में इकट्ठा होकर पी रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं और हाजिन उनके साथ बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाजिन और होइसू अक्सर साथ बाहर जाने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसका पिता उसे बार बार कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती और वो उसकी चिंता करने लगता है। उसकी बहन आती है और टेबल पर एक लिफाफा रख देती है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है और इसके बजाय शूटिंग कोच को कॉल करके हाजिन के बारे में पूछता है। कोच उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग के लिए आई थी और प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अब कहाँ है। इसके बाद उसकी बहन अपने पिता को लिफाफे के अंदर मौजूद कागज़ दिखाती है और पता चलता है कि हाजिन को विदेश में पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। उसके पिता इसे मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। उसकी बहन उसे समझाती है कि ये सिर्फ 2 साल के लिए है और उनकी माँ हाजिन का ध्यान रख सकती है, लेकिन वो कहता है कि फिलहाल इस बात को भूल जाओ। वो कहता है कि वो उसे रोक नहीं रहा, लेकिन उसे उसकी बेटी के भविष्य को लेकर भरोसा चाहिए और इसका समाधान यही है कि उसकी शादी हो जाए। उसकी बहन कहती है कि हाजिन को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे ऐसे नहीं रहने देगा और वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है और उसकी शादी जल्द ही कर देगा। तभी हाजिन अंदर आती है और कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती है। उसका पिता उससे पूछता है कि वो पूरे दिन कहाँ थी। फिर वो बताता है कि उसके साथ काम करने वाले आदमी की माँ ने हाजिन की फ़ोटो देखी है और उसे पसंद किया है और उन्होंने सगाई की बात भी की है। हाजिन कहती है कि शायद उसने दुकान के बदले उसकी शादी का ऑफ़र दिया होगा और वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि दुकान लेने के बाद वो उसे आसानी से छोड़ सकता है। उसके पिता कहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी है और ऐसा कभी नहीं करेगा। हाजिन गुस्से में आ जाती है, बाहर टहलने जाने का फैसला करती है और उसे कहती है कि उसका पीछा ना करे। वो होइसू के घर जाती है और देखती है कि वो वर्चुअल रियलिटी चश्मा पहने हुए है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो पूछती है कि क्या वो इसे ट्राई कर सकती है और वो उसे पहनने देता है। जैसे ही वो चश्मा पहनती है वो खुद को एक समुद्र किनारे अपने पैरों पर खड़ा महसूस करती है। ये एहसास उसे परेशान कर देता है। वो चश्मा उतार देती है और बात बदलने की कोशिश करती है। इसके बाद हम हाना को यंग के साथ सड़क पर चलते हुए देखते हैं। तभी एक आदमी उसे रोकता है और उस पर चिल्लाने लगता है। यंग समझ जाता है कि वो आदमी उसे पसंद करता है और उसे जलन हो जाती है। हाना उससे अकेला छोड़ने को कहती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे धक्का दे देता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। जब यंग बीच में आता है तो वो आदमी उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे दखल नहीं देना चाहिए। वो ज़बरदस्ती हाना को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यंग हिम्मत करता है और उसे ज़ोर से घूंसा मार देता है। उसे खुद भी हैरानी होती है कि उसने ऐसा कर दिया और हाना खुश होती है क्योंकि उसने उसका बचाव किया।
अगले दिन हम हाजिन को उसकी माँ के साथ बैठे हुए देखते हैं। वो बताती है कि उसके पिता के व्यवहार से वो बहुत दुखी है और वो उसके साथ रहने आना चाहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। उसे लगता है कि हाजिन आज़ादी से जीना चाहती है क्योंकि शायद उसकी शादी होने वाली है, और वो हाजिन को स्वार्थी कह देती है। उसकी माँ उसे बताती है कि कभी कभी लोगों को थोड़ा स्वार्थी होकर भी जीना पड़ता है। इसके बाद हम हाजिन को उसके दोस्तों के साथ नेशनल कंपटीशन के ट्रायल्स के लिए जाते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक उसकी टीम के एक मेंबर को दौरा पड़ जाता है और वो गाड़ी में ठीक से बैठ नहीं पाता। होइसु गाड़ी चलाने आता है, हालात देखता है और कोच उनके दोस्त को अस्पताल ले जाता है, ये कहते हुए कि वो बाद में उनसे जुड़ेगा। हाजिन सुझाव देती है कि होइसु गाड़ी चला ले और सबको ले जाए, लेकिन वो बहाने बनाता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है और उससे जाना होगा। कोच आता है, सबको अलविदा कहता है और वे निकल जाते हैं। रास्ते में हाजिन को याद आता है कि उसके दोस्तों ने बताया था कि होइसु को बंद जगहों से डर लगता है क्योंकि बचपन में उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। होइसु उदास होकर अपनी स्कूटी चला रहा होता है। हाजिन उसके लिए अपने डर का सामना करने का फैसला करती है और वे अपने दोस्तों को भी साथ ले जाते हैं ताकि उसकी मदद कर सकें। हाना गाड़ी में उसके पास बैठती है ताकि उसे गाइड कर सके। गाड़ी की छत खुली होती है लेकिन वो उसे बंद कर देती है ताकि वो धीरे धीरे इसकी आदत डाल सके। जब उसे घबराहट होने लगती है तो वो स्विमिंग गॉगल्स पहन लेता है ताकि वो आराम से सांस ले सके। वो गाड़ी चलाता है और हाना उसके चेहरे से गॉगल्स उतारकर फेंक देती है और उसे शांत रहने और सही से सांस लेने को कहती है। वो ऐसा करता है और गाड़ी चलाना जारी रखता है। उसके दोस्त खुश होते हैं कि वो अपने डर पर काबू पा सका। उधर हाजिन कंपटीशन में होती है। जब कंपटीशन खत्म होता है और वो दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठने ही वाली होती है, तभी वो होइसु को गाड़ी लेकर आते हुए देखती है। वो उसके साथ जाने का फैसला करती है और दोस्तों को अलविदा कहती है। वो अच्छी तरह गाड़ी चला रहा होता है और डरा हुआ नहीं होता, लेकिन उसने अपने चश्मे पर एक स्ट्रॉ चिपका रखी होती है जैसे जरूरत पड़ने पर सांस लेने के लिए। अचानक पीछे से एक गाड़ी उनसे टकरा जाती है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। होइसु बेहोश हो जाता है और उसे याद आने लगता है कि कैसे स्कूल में उसके दोस्त उसे परेशान करते थे और एक कमरे में बंद कर देते थे। हाजिन उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो चिल्लाने लगता है और उसे दौरा पड़ जाता है। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं और हाजिन वहां बैठकर रोती रहती है। उसकी माँ आते हैं और उसे दिलासा देती है, कहती है कि जो हुआ उसके कारण वो उसके बेटे को छोड़कर ना जाए, वे सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि सब ठीक है। तभी हाजिन के पिता आ जाते हैं और होइसु की माँ उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। उसके पिता हाजिन से कहते हैं कि उसे इस लड़के से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और वो उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने देगा। वो कहता है कि वो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। हाजिन गुस्से में कहती है कि वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करे, वो खुद अपना ख्याल रखना जानती है, और फिर वहां से चली जाती है। होइसु उनकी सारी बातें सुन लेता है। बाद में हम हाजिन को ट्रेनिंग हॉल में देखते हैं। उसे याद आता है जब होइसु उसके पास आया था और कहा था कि उन्हें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। जब उसने वजह पूछी तो उसने कहा कि कोई खास कारण नहीं है, बस उसे लगा कि उन्हें दूर रहना चाहिए। माफी मांगकर वो चला गया था। हाजिन उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो अपनी जिंदगी डर कर भागते हुए जीना चाहता है तो उसे अपने कमरे में ही बंद रहना चाहिए और कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो यादों से बाहर आती है और ट्रेनिंग जारी रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग पाता। उसकी दोस्त उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। हाजिन कहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी दोस्त पास आकर कहती है कि उसे हर समय ठीक होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो हाजिन को गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे हमेशा एक नॉर्मल लड़के की तरह देखा जिसमें कुछ खास नहीं था। उसकी दोस्त जवाब देती है कि उसने ऐसा इसलिए देखा क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अगले दिन हम हाजिन को अपने कमरे में गिटार को देखते हुए पाते हैं। उसकी बहन अंदर आती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है। वो बताती है कि वो गिटार को अलमारी से बाहर निकाल रही है। उसकी बहन हैरान हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसने उसे एक बार भी नहीं देखा था। हाजिन कहती है कि वो उसे बेचने वाली है और उसने इसे इसलिए संभाल कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर पैसे मिल सके। वो बेचने से पहले इसे आखिरी बार बजाने का फैसला करती है और उसका बजाना बहुत खूबसूरत होता है। इसके बाद हम उसे चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। उसी समय होइसु अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, उदास। उसके दोस्तों से बाहर बुलाते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता। वे जबरदस्ती दरवाजा खोलते हैं और बताते हैं कि हाजिन की कंपटीशन शुरू होने वाली है और उसे वहां होना चाहिए। वो उन्हें अनदेखा करने के लिए वर्चुअल रियलिटी चश्मा पहन लेता है और कल्पना करता है कि हाजिन उसके साथ है और उससे मदद के लिए बुला रही है। उसे उसकी बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान की मदद चाहिए। वो चश्मा उतार देता है, स्विमिंग गॉगल्स और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर दौड़ पड़ता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे दौड़ते हैं। उधर हाजिन कंपटीशन में होती है और ठीक से तीर नहीं चला पा रही होती। हम होइसु को तेजी से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और उसके दोस्त उसकी स्पीड से डर जाते हैं। वो लगभग एक्सीडेंट कर ही बैठता है, लेकिन फिर वो स्विमिंग गॉगल्स उतार देता है और बिना उनके गाड़ी चलाता है। कोच हाजिन के पास आता है और उसे और उसके दोस्तों के साथ मिलकर हौसला देता है। होइसु वहां पहुंचता है और हाजिन से कहता है कि उसने भागना बंद कर दिया है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है और वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। वो उसे एक मेडल देता है जिसे वो अपनी व्हील चेयर पर टांग सकती है और उसे कंपटीशन जारी रखने और जीतने के लिए कहता है। वो शूट करने जाती है लेकिन तीर सेंटर में नहीं लगता। वो कई बार कोशिश करती है और नाकाम रहती है। आखिरी कोशिश में वो आखिरकार निशाना लगा लेती है और सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम हाजिन को अपनी बहन को विदा करते हुए देखते हैं जो विदेश जा रही होती है। उसके पिता आखिरकार मान जाते
आते हैं और साफ दिखता है कि वो बदल रहे हैं। वो हाजिन से कहते हैं कि वो अपना गिटार ना बेचे और जितने पैसे चाहिए वो उसे दे देंगे। वे खुश हैं कि वो बदल रहा है, उनके करीब आने की कोशिश कर रहा है और एक बेहतर पिता बनना चाहता है। इसके बाद हम हाजिन को होयसू से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो उसे अपनी एक बड़ी फोटो दिखाती है जो असल में उनकी शादी का ऐड होता है। उनके दोस्त वहां आते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। आखिर में हम उन्हें उसी रेस्टोरेंट में वापस जाते हुए देखते हैं जहां वो पहले गए थे, और इस बार हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सीढ़ियों पर उठाकर ले जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले ड्रामा में फिर मिलेंगे। गुड बाय।